हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने आगे की सीरीज यानी सेक्शन 6 को कवर अप करने की कोशिश करेंगे और सेक्शन 6 में केवल हमारा आज का सेशन नहीं चलेगा, नेक्स्ट सेशन तक चलेगा। मींस इन टोटलिटी वी आर जस्ट गोइंग टू पिक टू सेशंस इन दिस सेक्शन। ओके, सेक्शन 6 बेसिकली आपको बताता है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, लेकिन अगर हम सेक्शन 6 को ढंग से सुने या उसकी हेडिंग को ढंग से देखें तो पता चलता है कि सेक्शन 6 जो हमारा है वो बताता है रेजिडेंस इन इंडिया। अच्छा, रेजिडेंस इन इंडिया ये नहीं बताता कि नॉन रेजिडेंट कब होगा। मींस कोई भी बंदा जो इंडियन रिसोर्सेस से कमाता है, चाहे वो इंडियन है या इंडियन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम टैक्स को। दे विल चार्ज द अमाउंट ऑफ टैक्स, दैट्स इट। एक लाइन की बात आपको याद रखनी है, अगर इंडियन रिसोर्सेस का यूज करते हुए कोई कहीं भी कमाए, कैसे भी कमाए, इंडियन गवर्नमेंट को उस पर टैक्स चाहिए, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या इंडियन सिटीजन ना हो। अमेरिकन है, इंडियन रिसोर्सेज का यूज करते हुए कुछ कमाता है, दे आर नीडेड टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स। इन द सेम वे, if Indian person is there, Indian citizen is there, they are earn nothing. It doesn't mean at all they'll pay the amount of tax on that. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर टैक्स चार्ज करते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एग्जांपल, पिछले सेक्शंस में जब हम आपको एक सेक्शन 5 पढ़ा रहे थे, तो सेक्शन स्कोप ऑफ टोटल इनकम में मैंने आपको हिंट दिया था कि जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस यानी सेक्शन 6 पढ़ेंगे तो उसमें 3 तरह के रेजिडेंशियल स्टेटसशिप को देखेंगे। पहला होगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इसी के बेसिस पर हमने आपको सेक्शन 5 करवाया था और कहा था अभी आप केवल इतना समझिए हल्का फुल्का इस बारे में, वो तो सेक्शन 6 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वापस आते हैं सेक्शन 6 पर। तो ये तो क्लियर हुआ कि सिटीजनशिप का टैक्सेशन से बहुत दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, आएगा थोड़ा बहुत रिश्ता आएगा। क्या कहता है ये रेजिडेंस इन इंडिया? सब जब हमने आपको एक सेक्शन और पढ़ाया था, पर्सन। जब पर्सन को डिफाइन किया था तो उसको डिफाइन किया था हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में कि दे आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन: इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। इनके बारे में मैंने बताया था। आज हम इन्हीं 7 तरीके के पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के बारे में बात करेंगे। और ये छोटा मोटा सेक्शन नहीं है, इधर से देख लें आप, ये पूरा कंटिन्यू होगा और केवल इस सेशन में नहीं बल्कि नेक्स्ट सेशन में भी कवर अप होगा। तो आपको ये अच्छा खासा सेक्शन पढ़ना है। और इसमें मेजर अमेंडमेंट आया है, मेजर, मैंने माइनर नहीं बोला। 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 अमेंडमेंट सामने दिख रहे हैं जो हमें इस सेक्शन में पढ़ने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं। आपके सारे के सारे हिसाब किताब को नीचे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है ना। रेजिडेंशियल स्टेटसशिप में चेंजेस काफी सालों बाद आया है। इसके पहले आया था, कुछ साल पहले ही आया था, लेकिन बहुत माइनर चेंजेस होते हैं इस सेक्शन में, जल्दी होते नहीं है। और अगर आया है तो उसका इंपैक्ट पूरे आपके टैक्सेशन सिस्टम पर पड़ना लाजमी है। सेक्शन 6 रेजिडेंस इन इंडिया, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस से। किसके? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी जैसे आप अकेले, हम अकेले, कोई और, यहां पर कोई मैरिड रेजिडेंट, वो कोई मैरिटल स्टेटस नहीं पूछा जा रहा आपसे कि आर यू मैरिड और नॉट, मैरिटल स्टेटस क्या है। यहाँ हर कोई इंडिविजुअल है, आप मैरिड हैं तो भी आप इंडिविजुअल हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंगल और मैरिड नहीं है, सिंगल नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे अगर बात करें तो इंडिविजुअल को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। द फर्स्ट वन इज
resident and the second one is non-resident। बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे, क्योंकि इसको हम करने के बाद सीधे हम आपके सेक्शन पर चलेंगे और समझना जरूरी है इसको। जब हम रेजिडेंट की बात करेंगे, अगेन हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यही तो हो सकता है, बिल्कुल ठीक है सर, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। लेकिन एक बार अगर हमने डिसाइड कर लिया, अब देखिए ये जो सिस्टम बना है, पूरा चार्ट बना है, तीर और भाले मैंने बनाए हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि वंस इट इज डिसाइडेड कि ये रेसिडेंट है, या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। यहां दो कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस हैं? कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, और यहां मैं लिख देता हूं और। इसका मतलब हमें दो में से एक कंडीशन पूरी करनी है। अगर एक कंडीशन पूरी कर ली तो वो रेजिडेंट है, अगर दोनों कंडीशन पूरी ना हो पाई तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। इज इट क्लियर? इसको मैं हटा दूं? बिल्कुल सर, यहां कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक बार अगर ये डिसाइड हो गया रेजिडेंट, तो फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है वेदर ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। फिर से हमें ये डिसाइड करना पड़ता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में ROR बोलते हैं, और इसको हम लोग शॉर्ट में RNOR बोलते हैं। इज इट क्लियर? जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये रेजिडेंट है, तो फिर से हमें देखना पड़ेगा ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी के लिए हमारे पास फिर से दो कंडीशंस आ जाएंगी, और इन दो में से कोई दोनों कंडीशंस पूरी करनी है। यहां ये मत दिमाग में रख लेंगे कि ऊपर वाले की तरह हम कोई एक कंडीशन पूरी करेंगे ना। तो ध्यान यहां ये देना है, यहां दोनों कंडीशंस पूरी करनी है और यहां पर केवल एक कंडीशन पूरी करनी है। सर वो कंडीशंस क्या हैं? अब अगर मैं कंडीशंस को फिल इन द ब्लैंक्स कर दूं तो आपका काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम यहां ईयर लिखते हैं, 10th ईयर, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और यहां मैं लिखूंगा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? हमें अच्छी तरह मालूम है कि एक बंदा प्रीवियस ईयर में कमाता है, मान लो ईयर 1920 में अर्न किया, तो असेसमेंट ईयर 2021 में उसका असेसमेंट होगा। जिसमें कमाया उसको हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, और असेसमेंट अगले साल होगा। जिस साल में वो कमाता है, जिस पर उसको टैक्स देना है, उसको हम लोग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का नाम देते हैं, और इसके पहले के जितने भी ईयर्स होते हैं उनको हम प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर था, उसके जस्ट पहले का पहला साल, उसके दूसरा साल, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 10th ईयर तक ये चलेगा। सर ये आपने उल्टा क्यों बनाया सिस्टम? थोड़ी देर में वो भी आपको पता चल जाएगा। चले, हम लोग इस साल बैठे हैं कि अपनी इनकम पर टैक्स देना है। नाउ वी आर हेयर, यहां पे हमें यहां तय करना है हमें टैक्स किस बेसिस पर देना है। यानी हम ये तय करेंगे असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में हमें टैक्स
रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बेसिस पर देना है, सेक्शन 5 आपने किया है। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बेसिस पर आपको टैक्स देना है, या नॉन रेजिडेंट्स के बेसिस पर आपको टैक्स देना है। नाउ यू आर नीडेड टू डिसाइड इन द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर, एंड यस, after having all the data relating to your past 10 years and the relevant previous year, you can decide it easily that whether you are going to be charged to tax in the status of resident and ordinary resident but not ordinary or non-resident only after the completion of the relevant previous year. Hope so you got it each and every point. Sir, आगे बढ़िए ना, इनको मैं हटा दे रहा हूं, जो काम की चीज नहीं है उसको मैं हटाता जा रहा हूं, टेंशन लेने का नको। कंडीशंस क्या बोली, कहा जो बेसिक कंडीशन, पहली कंडीशन ये बोलता है कि अगर कोई बंदा, मैं यहां पर अलग अलग बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी रहे। अगर कोई बंदा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में है, कितना, अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में है, तो आंख बंद कर लेना, वो बन जाएगा आपका रेजिडेंट, वो बन जाएगा आपका ये वाला रेजिडेंट। ढंग से देखिए, ये वाला 182 डेज अगर वो इंडिया में है तो सोचना मना है। लेकिन अगर वो 182 डेज इंडिया में नहीं है तो हो सकता है उसके लिए हम एक दूसरी कंडीशन ले आए, उसको 60 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। कितना सर, ये कौन सी बात होती है, 182 दिन फिर आप 60 दिन, अभी शर्त पूरी नहीं हुई। इसमें ऐड किया गया कि उसको पिछले 4 सालों में, कितने सालों में, ये प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में उसको 365 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। कितना, यानी अब उसको 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। Itself there are 2 conditions if he is not going to fulfill the first one basic condition. पहली बेसिक कंडीशन है कि जिस साल आपने कमाया उस साल अगर आप इंडिया में 182 डेज हैं तो आप रेजिडेंट हो गए। अगर वो कंडीशन आप पूरी नहीं कर पाए तो हम आपको एक चांस और देते हैं। वो चांस क्या है कि 60 डेज आप जिस साल कमाते हो उस साल इंडिया में रहें, प्लस उसके पिछले के 4 सालों में आपको 365 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों कंडीशंस पूरी कर लेते हैं, 2 में से कोई एक कंडीशन, मैंने क्या कहा, ये 2 में से कोई एक कंडीशन, ये, तो आप रेजिडेंट हो जाएंगे। मैंने क्या लिखना है अब बताएं। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितना दिन मैंने बोला सर, 182 डेज और मोर, यानी इससे अधिक या कम से कम 182 डेज तो आपको इंडिया में रहना है। दूसरी कंडीशन कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आपको 60 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहना है। लेकिन ये कंडीशन यहीं खत्म नहीं हो जाती, इसके साथ साथ एक चीज और ऐड हो जाएगी, वो ये कि 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में आपको कम से कम 365 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहना पड़ेगा। तो इट हैज 2 कंडीशंस। इज इट क्लियर? यही तो मैंने नीचे बताया। हाँ सर, अगर इन 2 में से दोनों कंडीशंस पूरी नहीं होती तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अगर 2 में से एक कंडीशन पूरी हो जाए तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ पक्का। चलिए सर, अब हमें यह डिसाइड करना है, चलिए मान लेते हैं 2 में से एक कंडीशन पूरी हो गई। अगर 2 में से एक कंडीशन पूरी हो गई तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कैसे पता चलेगा वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी? इसके लिए फिर से हमारे पास 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन, और दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी करनी है।
मैंने कहा बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस आर नीडेड टू बी फुलफिल्ड। अगर दो में से एक कंडीशन पूरी हुई या नहीं हुई, दोनों एक भी नहीं हुई, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वो दो कंडीशंस क्या हैं सर? आप अमेंडमेंट इसमें पढ़ा रहे? मैं अमेंडमेंट तो बिल्कुल भूल गया कि आप लोगों को पढ़ाना है, अभी मैं बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा उस पर। Once you will complete each and everything as it was given under old law without amendment, I am just going to teach that particular thing. After completion of that, hardly it will take 5 minutes to get it complete the new amendment. Hardly it will take 5 minutes. लेकिन अगर आप ये सोचते हैं सर आप साथ साथ बताते जाते ना इसमें, तो भैया अगर आपको सिरदर्द पालना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वो सिरदर्द दूंगा नहीं। आप टेंशन में आ जाएंगे। लो बेयर एक्ट पढ़ना मजाक तो है नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा कि बेयर एक्ट पढ़ना मजाक की बात नहीं है, उसको पढ़ने के लिए बड़ा पेशेंस, इट्स एन आर्ट, इट इज एन आर्ट। बेयर एक्ट की स्टडी करना अपने आप में एक स्टडी डिफरेंट टाइप की हो जाती है। तो अगर मैं आपको उसके चक्कर में फंसाया तो आपको नीचे ऊपर ज्यादा होना पड़ेगा, चीजें बड़े ही स्कैटर्ड मैनर में दे रखी हैं। एंड क्योंकि आप लोग अगर यूज टू हैं देन दैट इज ओके, इफ यू आर नॉट यूज टू रीड द बेयर एक्ट देन विल स्टार्ट टू गेट द कंफ्यूज्ड। तो मैं आपको वो कंफ्यूजन नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है मैक्सिमम लोगों को बेयर एक्ट नहीं पढ़ने आता। कॉमा, हाइफन, फुल स्टॉप, डबल हैश टैग, सबका अलग अलग वहां पर रोल होता है। फिलहाल, एंड, इफ, और का सबका, मस्ट, में, कैन, सबका अलग अलग एक यूज होता है, अलग एक अपना सिस्टम है बेयर एक्ट में। चलिए मैं उसको छोड़ देता हूं, अपने काम की बात पर आता हूं। ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर मैं कहूं ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए दो कंडीशन है और दो में से दोनों कंडीशंस पूरी करनी है, वो कंडीशंस हैं क्या सर? वो भी तो बता दीजिए। वो मैंने यहां पर जगह छोड़ रखी है ना आपके लिए, ये वाली, ये दो कंडीशंस बताने के लिए हैं आपको। ठीक, क्या कंडीशंस हैं जरा देखा जाए। हाँ, ये दोनों आपकी बेसिक कंडीशन थी, कोई एक पूरी करनी थी, और अगर एक पूरी हो जाए तो ये आपकी एडिशनल कंडीशंस हैं और बोथ कंडीशंस पूरी करनी है। अब तक हम लोगों ने 4 साल तक का बेस लिया था। कितने सालों तक का? 4 इयर्स तक का बेस लिया था। अब हम एडिशनल कंडीशंस जब बात करेंगे तो हम और पीछे जाकर के बात करेंगे, और भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखेंगे ज्यादा, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे 7 इयर्स तक का, यानी 7 साल का हिसाब देखेंगे। कितने साल का? 7 साल का, 7 इयर्स का। और जब हम लास्ट कंडीशन की बात करेंगे तो वो पूरे के पूरे 10 साल की हिस्ट्री को निकाल करके सामने रखेगा। अब समझ में आया मैंने उल्टा क्यों लिखा था? ताकि हम आगे बढ़ते जाएं, पीछे होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और पीछे होते जाएं। चलिए, 7 साल। अगर किसी को ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो दो कंडीशन पूरी करनी है, बोथ, ये दोनों। 7 सालों में 730 दिन उसको रिजाइड करना पड़ेगा कम से कम, यहां पर 730 दिन या उससे अधिक। और साथ ही साथ नहीं, साथ ही साथ पिछले 10 सालों में उसको 2 साल रेजिडेंट की स्टेटस में रहना पड़ेगा। रेजिडेंट की स्टेटस का मतलब ये हुआ, ये है रेजिडेंट की स्टेटस की शर्तें। रेजिडेंट होने के लिए दो में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 में से। उसको 2 साल तक, इन 10 सालों में 2 साल उसको इन दो में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, 2 साल तक। और पिछले 7 सालों में 730 दिन उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। तो ये कंडीशन नंबर 3 और ये कंडीशन नंबर 4, इसको हम कहते हैं बेसिक कंडीशंस, और इसको हम लोग कहते हैं एडिशनल कंडीशंस। होप सो ये चीज बिल्कुल आपके दिमाग में आ गई होगी, कुछ भी नहीं बचा। अब हम यही सारी कंडीशंस ऊपर कॉपी एंड पेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक, यहां पे कहता है 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में
730 days or more and 10 preceding previous years में preceding word है, relevant नहीं है यहां पर, 2 years resident status। तो मैंने बता दिया रेजिडेंट स्टेटस कैसे, बेसिक कंडीशन है दो में से एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। इनको हम नाम देते हैं एडिशनल कंडीशंस। क्या नाम देते हैं? नीचे मैंने लिखवा दिया है, दोबारा मैं यहां लिख दे रहा हूं। और इनको हम लोग नाम देते हैं बेसिक कंडीशंस। होप सो ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर नाउ and all the conditions are mentioned over here। सर ये तो क्लियर हो गया, कुछ और भी है? हाँ अभी बहुत कुछ है, अभी तो रेसिडेंट इंडिविजुअल का चल रहा है। कहा गया ये जो 60 डेज वाली कंडीशन है ना, ये जो 60 डेज मैंने लिख रखा है, ये हमारी कन्वर्ट हो जाती है 182 डेज में। कितने में? 182 डेज। देखो ना सामने कोई फर्क नहीं आया, ये वैसे ये है नहीं, ये मैं काट दे रहा हूं, मैं केवल समझाने के लिए, दिखाने के लिए। देखो ये 182 डेज लिख दिया गया, यानी यहां पर हमारा 60 डेज नहीं चलेगा, 182 डेज चलेगा। किन किन कंडीशंस में? पहला बोला कि ये 60 दिन हमारा 182 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा अगर कोई इंडियन सिटीजन, मेरी बात ढंग से सुनेंगे, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ रहा है और उसके पीछे दो की कारण हो सकते हैं, कोई दो में से एक, या तो वो इंडियन शिप का, या तो वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन जा रहा है। मैं पहले वॉइस ऑफ कर दूं मोबाइल की, घंटी बज रही है लगातार, हमारा डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक, अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया छोड़ रहा है और इंडियन शिप में काम करने जा रहा है उसके क्रू मेंबर के हैसियत से, तो उस केस में हम ये 182 डेज कंसीडर करेंगे, 60 दिन कंसीडर नहीं करेंगे। और जब 182 डेज कंसीडर कर लिया तो काहे कि ये बेसिक एडिशनल कंडीशन, भाई ये हटाओ ना, ये कंडीशन नंबर 2 को फिर बेकार है मेरे लिए, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 ही आ गया 182 डेज। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, मेरे लिए फिर कंडीशन नंबर 2 कोई मायने नहीं रखती। गॉट इट। दूसरी कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि वो इंडिया छोड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए। कहां के लिए? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में अगर वो इंडिया छोड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, वापस आने का कोई सिस्टम नहीं है, तो उस केस में भी हम 60 डेज को काट करके ये 182 डेज कर देंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन, मेरी बात ढंग से समझेंगे, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, थोड़ा बोर लग रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सीरियस हूं इस मैटर पे। अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं तो थोड़े सीरियस, कोई भी हो सीरियस होकर के ही सीख सकता है, कॉमेडी तो है नहीं, स्टडी है, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है, सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, आते हैं थोड़ी देर में। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन है तो उस केस में
बीइंग आउटसाइड इंडिया, ये लोग कहां रह रहे हैं? इंडिया में नहीं रह रहे, आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं। इंडियन सिटीजन है लेकिन इंडिया में नहीं रह रहा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है लेकिन इंडिया में नहीं रहता, कहां रहता है? आउटसाइड इंडिया। विजिटिंग इन इंडिया, अच्छा ये लोग इन इंडिया आ रहे हैं घूमने के लिए, किसके लिए? घूमने के लिए। तो उस केस में, मेरी बात ढंग से समझेंगे, ये अमेंडमेंट वाला पोर्शन है जो मुझे आज नहीं बताना आपको। अभी नहीं बताना, आज ही बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। पहले मैं वो पुरानी चीजें खत्म कर दूं जो पहले था कभी। यहां तक क्लियर हुआ कि 60 डेज को 182 डेज, ये जो कंडीशन है 60 डेज वाली, इसको हम 60 डेज हटाकर 182 डेज कर देंगे, बाकी सब चीज कांस्टेंट रहेगा। उसमें ये कहा गया अगर इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया छोड़ता है आउटसाइड इंडिया जॉब करने के लिए, या फिर किसी इंडियन शिप में क्रू मेंबर बन जाता है, इंडियन शिप में क्रू मेंबर बन जाता है, तो उस केस में 60 डेज को हटाकर हम लोग 182 डेज को रिप्लेस कर देंगे। इट मीन्स द सेकंड वन कंडीशन ऑफ द बेसिक कंडीशन इज इररेलेवेंट राइट नाउ। नाउ द सेकेंड थिंग, इफ अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है, घूमने के लिए आता है, तो उस केस में भी हम लोग 60 डेज को 182 डेज में रिप्लेस कर देते हैं। तो भी उस केस में 60 डेज को हटा करके हम लोग 182 डेज में रिप्लेस कर देते हैं। बस इतना याद रखना है। क्लियर है? अमेंडमेंट मैंने आपको नहीं बताया, वो मुझे थोड़ी देर बाद डिस्कस करना है आपसे। दैट इज ओके, होप सो। और बहुत अच्छा पॉइंट खत्म हो गया, आपका मेन पॉइंट खत्म हो गया। अमेंडमेंट छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग खत्म होने वाला है। अब सर दो चीजें नहीं समझ में आई। पहला, ये इंडियन शिप वाला क्या चक्कर है? उसके लिए पूरा का पूरा रूल नंबर 126 है। कौन सा है? ये रूल नंबर 126 आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। भाई वो घर से निकला, 4 दिन होटल में रहा, 10 दिन पोर्ट के बाहर खड़ा रहा, 10-50 दिन जहाज खड़ा रहा, उसको कब मानेंगे? भाई जहाज मतलब कब वो मानेंगे इंडिया छोड़ रहा है, कब से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 182 डेज? मेरी बात समझें, यहां कब तक काउंट करेंगे 182 डेज? तो ये बड़ा टेंशन वाला है, तो उसको इसने दूर किया यहां पर। और साथ ही साथ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब मैं बता दूं, जो अनडिवाइडेड इंडिया था पहले, जिसमें पाकिस्तान भी आता या बांग्लादेश भी आता था, वहां अगर कोई किसी के पेरेंट्स पैदा हुए अनडिवाइडेड इंडिया में, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए, अगर उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अगर आउटसाइड इंडिया में कर रहा हूं, अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, जो आज का इंडिया है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, तो उनको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा जी, ये मैंने यहां पर दिया भी हुआ है। अ पर्सन is deemed to be Indian origin if he or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India। जैसे हमारे केस में माइग्रेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स माइग्रेंट होकर के आए, तो वो इंडियन ओरिजिन के कहलाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहां गया भाई, हाँ, ये चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे चल सकता हूं या नहीं, वो अब आप बताएंगे। अच्छा,
अमेंडमेंट छूटा है, ठीक है, देख लेते हैं इसको। बस हमारा लास्ट पॉइंट है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट लास्ट पॉइंट है, ढंग से सुनेंगे। इसने कहा, अमेंडमेंट की बात मैं कर रहा हूं, कि ये 60 दिन जो आप बोल रहे हैं ना, सेम बंदे हैं, हाँ सेम है, कि अगर कोई इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैंने सिटीजन लिख दिया, जो आउटसाइड इंडिया में है, इंडिया में घूमने आते हैं, तो उस केस में 60 दिन लगेगा। ये 60 दिन को काटकर हम कितना करने जा रहे हैं, ये हमने अभी किया, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूं वो मैं लिखने जा रहा हूं कितना, 120 डेज। है ना अच्छी बात। बशर्ते having total income in excess of rupees कितना, एक्सेप्ट इनकम ऑफ फॉरेन सोर्सेज। तो विदेशी इनकम को छोड़ करके अगर उसकी इंडिया से इनकम 15 लाख से अधिक है, सोचो वो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का बंदा है, आउटसाइड इंडिया रहता है, अभी अभी घूमने आया है, और उसकी इनकम इंडिया से 15 लाख प्लस है, उसके लिए बोला है, इंडिया से उसके लिए बोला है, ये 60 दिन को हटा करके हम 120 डेज लिखेंगे। अच्छा, और जो इसका स्टेटस बनेगा ना, इसका मतलब ये अगर लेस देन 182 डेज है, मैं इसका मतलब बता रहा हूं, लेस देन 120 डेज है, तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, यानी इसकी कई इनकम तो टैक्सेबल होंगी ही नहीं। क्लियर है। और अगर 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज है, यानी 181 डेज तक, तो ये रेसिडेंट तो माना जाएगा, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। और अगर 182 डेज और मोर है, तो रेसिडेंट माना जाएगा, एंड अगर 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 730 दिन या उससे अधिक है, वापस आ गए हम पुराने वाले सिस्टम पे, और या फिर एंड 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में वो 2 साल अगर रेसिडेंट रहा, तो हम उसको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। अदरवाइज रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी तो पहले से ही है ऊपर।
ये समझ में आया किस केस में लगेगा? बिल्कुल सेपरेट सिस्टम हो गया 120 डेज वालों के लिए, बिल्कुल अलग का कंडीशन हो गया। अगर लेस देन 120 डेज है तो बट ऑब्वियस है विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। हाँ या ना भाई? इसकी जगह अगर मैं 120 डेज लिख दूं तो बात खत्म। स्पेशल कंडीशन है इसकी 120 डेज की, स्पेशल कंडीशन है 120 डेज की, ये याद रखेंगे। इज इट क्लियर? और ये कंप्लीट एक सब क्लॉज है, कंप्लीट सब क्लॉज है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया से इंडिया में घूमने के लिए आता है तो उसको 120 दिन से कम अगर है तो नॉन रेजिडेंट, 120 दिन से अधिक है 182 डेज से कम है तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन अगर 182 डेज या उससे अधिक है प्लस नॉर्मल जो एडिशनल कंडीशन है उसको पूरा कर देता है तो भैया सामने है ना नॉर्मल कंडीशन पर, जहां 182 डेज या उससे अधिक हुआ फिर आप उसको नॉर्मल कंडीशंस में ले चलो, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा था बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। तब तो सोचने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम 182 डेज से नीचे और 182 डेज से ऊपर, लेकिन 182 डेज तक, 120 डेज से ऊपर और 182 डेज के अंदर तक के ही दिक्कत है, वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसको स्टडी करेंगे। कहता है एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कहलाएगा अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में था और पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में था और साथ ही साथ पिछले साल 60 दिन था। हो गई बेसिक कंडीशन, दो में से एक को पूरा करना था और इसमें लिखा हुआ है और। अच्छा, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि अब इसको डिफाइन करना उतना डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब आते हैं 60 दिन को हमें 182 डेज में कन्वर्ट करना है। पहली कंडीशन में उन्होंने बताया अगर कोई सिटीजन है वो इंडिया छोड़ता है, वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन जाता है और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए जाता है तो दोनों कंडीशन में उसका 60 से 120 दिन, या कोई आउटसाइड इंडिया से या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आता है तो उस केस में भी 60 दिन से 182 दिन 182 डेज कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एक अमेंडमेंट किया है कि अगर कोई सिटीजन है इंडिया का और इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और उसकी इंडियन रिसोर्सेज से इनकम 15 लाख से अधिक है तो उसको 60 दिन से 120 दिन कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अमेंडमेंट वाला डेज वाला था। दूसरा कहता है जो इस साल ऐड किया गया फिर से एक सेक्शन, नॉट विथस्टैंडिंग, जो ऊपर वाला पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने बेसिक कंडीशंस बताई। बेसिक कंडीशन क्या बताई थी? ये 4 साल में 365 दिन, पिछले साल 182 दिन और पिछले साल 60 दिन, ये सब कंडीशन हटाओ, जो भी लिखा है उसको भूल जाओ। अगर कोई इंडियन सिटीजन है और उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेज को अगर छोड़ दिया जाए 15 साल से अधिक है, अब ढंग से सुने, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और ढंग से सुनेंगे, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेज की इनकम को छोड़ करके 15 लाख से अधिक है तो उसको रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। चूंकि अमेंडमेंट ये सब आ चुके हैं तो ये 120 दिन वाला कंडीशन लगा दिया गया है। अभी इसमें 120 दिन नहीं बताया, ऊपर बताया, और यहां पर बोला अगर कोई इंडियन सिटीजन, यहां पर ये नहीं बोला पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब इसने सीधे बोल दिया अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिविजुअल है और उसकी इनकम 15 लाख से अधिक है फॉरेन सोर्सेज की इनकम छोड़कर, तो वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा इंडिया में। जब हम बाहर वाले को नहीं छोड़ रहे कि जो बाहर से इंडिया में आ रहा है तो उसका 120 दिन दे करके हम उसको इंडियन रेसिडेंट मान ले रहे हैं 120 दिन में ही, तो यहां पर भी तो आप मानो ना, जो इंडिया का सिटीजन है अगर वो इंडिया में ही 15 लाख से अधिक कमा रहा है फॉरेन सोर्सेज की इनकम को छोड़कर तो उसको रेसिडेंट मानने में क्या बुराई है? अगर इंडियन सिटीजन है तो सोचो, इंडियन सिटीजन है, 15 लाख से अधिक की इनकम है, इंडियन सोर्सेज से है, तो ऑटोमेटिकली रेसिडेंट इन इंडिया हो गया। ठीक है ना? डीम टू बी द रेसिडेंट इन इंडिया। और मैंने बाकी कुछ नहीं पढ़ाना अभी आपको, एचयूएफ वगैरह सब नेक्स्ट सेशन में, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। एंड नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जब दो कंडीशन बेसिक्स होती हैं, दो में से एक पूरी कर लो तो आप रेसिडेंट बन जाओगे, और रेसिडेंट बन जाओगे तो फिर दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए।
अगर दो की दो कंडीशन पूरी ना हो तो नॉट ऑर्डिनरी। तो कौन सी वो दो कंडीशन है जो दो की दो पूरी ना हो तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते हैं। तो यहां नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बताया है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बताया, ध्यान देंगे। कहता है हमने कहा कि 10 साल में 2 साल रेसिडेंट हो या पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहो। इसका मतलब अगर पिछले 7 साल में 730 दिन से कम इंडिया में रहा तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उल्टा, ये उसने उल्टा वाला ही बताया है। 7 सालों में ये वाली कंडीशन भाई रिवर्स कर दिया ना, क्या कर रहे हो, ये वाली बोथ, ये वाली। अब उल्टा यहां पर मैंने कहा ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, अगर इसको कह दिया जाए नॉट ऑर्डिनरी के लिए बनाओ तो हम कहेंगे 730 दिन या उससे कम, सॉरी 730 दिन से कम यानी 729 डेज कर देंगे। इसको हम कितना कर देंगे, और 10 साल में 2 साल रेसिडेंट रहा हो तो हम कहेंगे 1 साल रेसिडेंट रहा हो। बात खत्म। वही चीज उल्टा यहां लिख दिया इसने। एक इंडिविजुअल है जो 9 साल 10 साल में 9 साल नॉन रेसिडेंट था। मैंने कहा 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होगा तो ऑर्डिनरी, 10 साल में 2 साल से कम रेसिडेंट होगा तो नॉन रेसिडेंट। ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आ जाएगा। अच्छा, और 7 सालों में 729 दिन या उससे कम रहा हो, उल्टा बोल दिया इसने। बात खत्म, जस्ट जो मैंने बोला उसका उल्टा। ये कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। किसके बारे में मैंने बताया, ये केवल इंडिविजुअल। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपके साथ मिलेंगे, ये था ना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट सेशन में हमारा ये सेक्शन 6 कंप्लीट हो जाएगा। एचयूएफ करना है, कंपनी करना है, एओपी बीओआई करना है, और बहुत कम समय में हो जाएगा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन करना है, लोकल अथॉरिटी करना है। दैट्स इट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा हाँ, जाते जाते मैं आपके सामने ये लिखा हुआ छोड़कर चला जा रहा हूँ। ये आप लोग करेंगे, ये रूल, ठीक है ना, रूल नंबर 126 कब से कब तक माना जाएगा वो शिप के बारे में। थैंक यू।